हेलो। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर ली थी। ठीक है, क्या याद रखना था हमें? बेसिकली एक्सेलरेशन या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अगर लिया जाए तो वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी कर ली थी, और देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो एक्सेलरेशन आ जाए तो आपको समझना है कि क्या यूज करना है, हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज करना है। ठीक है ना। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं 10 kg का है, और ये मान लो 1 kg का है। इसे मैं ए नाम दे देता हूँ, इसका नाम बी कह देते हैं। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा। ट्राई करो जल्दी से। तो देखो, इक्वेशन तो एटलीस्ट बना ली होगी सबने। ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, इसका एफबीडी बनाएंगे हम, और एक 1 kg का ब्लॉक है, इसका एफबीडी बनाएंगे। स्ट्रिंग में टेंशन में टी मान लेता हूँ, तो पूरी स्ट्रिंग में टी है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2t, और यहाँ भी होगा 2t। तो 10 kg पे इफेक्टिवली ऊपर लग रहा है 4t, नीचे mg लग रहा है कितना? 100। मान लेता हूँ इसका एक्सीलरेशन नीचे ए बी है, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर ए है। तो एक्सीलरेशन नीचे हमने माना है ए बी। 1 kg पे नीचे mg लग जाएगा 10, ऊपर टेंशन लग रहा है t, और एक्सीलरेशन ऊपर है ए। इक्वेशन अगर यहाँ से लिखेंगे तो आएगा t माइनस 10, ये होना चाहिए मास 1 kg इंटू ए। और इस ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा 100 माइनस 4t, ये होना चाहिए 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो क्योंकि तीन अननोन है, एक एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक एक्सेलरेशन ऑफ बी, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो आपको तीसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। वो हमें किससे मिल जाएगी? वो हमें मिल जाएगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। क्या बोल सकते हैं सिंपली? ब्लॉक के ऊपर लगने वाला टेंशन यानी कि 40 इंटू उसका एक्सेलरेशन ए बी
ये इक्वल होना चाहिए ब्लॉक पे लगने वाला टेंशन यानी कि टी और उसका एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ये आ गया 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये है आपकी थर्ड इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं। t माइनस 10 ये ए है हमारे पास, और 100 माइनस 40 ये है 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए को मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 60, ये होना चाहिए 26 ए बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें सिंपली कितना मिल जाएगा 30/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए भी हमें मिल गया कितना, इसका 4 टाइम्स यानी कि 120/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? सिंपल है काफी। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सही से लगा है या नहीं। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बोलो भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। मान लो इस तरह से दिया हुआ है 37 डिग्री है, 53 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं ए, यहाँ मैं ले रहा हूँ बी। तो मास ऑफ ए मैं ले रहा हूँ 10 kg, मास ऑफ बी मैं ले रहा हूँ 2 kg। आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी।
चलो देख लो। तो वही आपको फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा टेंशन टी मान के। मैं यहाँ टी मान रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 2t, यहाँ पे हमें मिल गया कितना t, और यहाँ पे फिर से आ गया हमारे पास कितना 2t। तो इस तरह का एक्सेलरेशन लग रहा होगा, इस तरह का टेंशन लग रहा होगा। तो ब्लॉक बी है हमारे पास, बी पे नीचे लगेगा पहले तो mg यानी कि 20। हमें पता है अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट जो आता है उसमें हमेशा साइन थीटा आता है, यानी यहाँ आएगा 20 sin 37, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12। और यहाँ हमें लगने वाला है टेंशन जो कि हमें बताया गया है 2t। सिमिलरली अगर ए का एफबीडी में देखूं तो ए के ऊपर नीचे ग्रेविटी लग रही होगी 100, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, इसका इंक्लाइन 53 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा 100 sin 53 डिग्री यानी कि 80 न्यूटन, और ऊपर लग जाएगा टेंशन t। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन मैं नीचे मान लेता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बी ए बी, और इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर मान लेता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ए ए। इसके लिए अगर इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वो आएगा 12 माइनस 2t, ये होना चाहिए मास इंटू ए बी। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो वो इक्वेशन आएगी 8t माइनस 8t, ये होना चाहिए मास इंटू ए। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरे में आपको रिलेशन चाहिए, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेशन क्या आ जाएगी, अगर हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा दें तो रिलेशन हमें सिंपली मिलेगी, इस पे टेंशन लग रहा है 2t इंटू एक्सेलरेशन है इसका ए बी, ये इक्वल होना चाहिए इस पे टेंशन लग रहा है t, एक्सेलरेशन है ए, यानी कि हमें मिल जाएगा a का एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ b। ये आ गया आपका थर्ड रिलेशन। बस इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एक आ गया 12 माइनस 2t, ये होना चाहिए था 2 टाइम्स ए बी, और दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी t माइनस 8t, ये होना चाहिए 10 इंटू 2 टाइम्स ए बी। तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2t कट जाएगा, 160 माइनस 148 मिलेगा मुझे यहाँ पे। ये इक्वल हो जाना चाहिए कितना, ये आपके पास हो गया 40 42, और b का एक्सेलरेशन आपको मिल गया माइनस 148 बाय 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है मैंने जो डायरेक्शन b की कंसिडर की है एक्चुअली b उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्या सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी को तो पूछे इस समय। चलो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पर अभी हम मेन चीजें पढ़ लेते हैं। जो अगला आ जाता है हमारे पास क्या, वेज कंस्ट्रेंट। अब ये थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, इसलिए ध्यान से देखना। वेज कंस्ट्रेंट, तो अभी तक आपका कंस्ट्रेंट किसके ऊपर था, स्ट्रिंग के ऊपर था। आपको पता था आपकी स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, तो हर जगह पे टेंशन सेम रहता था और एक्सेलरेशन इस तरह से होते थे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। अगली चीज होती है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपके पास इस तरह का एक वेज है, मान लो आपके पास एक इस तरह का वेज है जो किसी एंगल थीटा बना रहा है इंक्लाइन के साथ। आपने उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया ए, और यह है बी। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ बी कैन बी अलोंग। अच्छा, ये सारी बातें मैं कर रहा हूं एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूं तब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, यानी आप ग्राउंड पे खड़े होके ये सारी चीजें देख रहे हो इस तरह से।
ठीक है ना। मैं कुछ डायरेक्शंस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, आपको उनमें से चूज करना है, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 और 5, मैं अगर बोलूं कि जो वेज बी है हमारा, वेज बोलते हैं इसे, जो भी आपका जिसके ऊपर रखी जाती है जनरली, इसको आप बोलते हो वेज, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो पाना पॉसिबल है, क्या आप बता सकते हो इन 5 ऑप्शंस में से? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेस्ट तरीका है आप उसका एफबीडी बना के देखो। अरे भाई जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ तो हमारा ब्लॉक चल सकता है। अब जैसे मैं इसे देखूं तो इस वेज के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस बनाते हैं आप एफबीडी में? एक आप इसके ऊपर इसका एमजी बनाते हैं, एक ग्राउंड का आप नॉर्मल बनाते हैं, और एक आप छोटे ए की वजह से एक नॉर्मल बनाते हैं। अब आप लॉजिकली देखो कि अगर इस जो टेढ़ा वाला फोर्स है इसके कंपोनेंट्स में ले लूं तो ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो यहां आ जाता एन ए बी कॉस थीटा नीचे, और यहां आ जाता एन ए बी साइन थीटा। तो मैं देखूं तो फोर्सेस या तो अलोंग वाई हैं और या अलोंग एक्स है। अब वाई में ये मूव कर नहीं सकता, क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि वाई में नेट फोर्स 0 है, हमें पता है जमीन तोड़ के वो नीचे जा नहीं सकता, और आसमान में ऐसे वेज रखा हुआ उड़ नहीं सकता, तो वाई में इसका नेट एक्सीलरेशन 0 है। अब एक्स में अगर आप देखो तो फोर्स सिर्फ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। इस ब्लॉक का या इस वेज का राइट में जा पाना पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारा वेज है वो राइट में मूव नहीं कर सकता, तो इसका आंसर हमारा क्या आता? 1 आता। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या ये क्लियर है सभी को? मैं हमेशा एफबीडी बना के देखता हूं। दूसरी चीज, मैं आपसे अगर पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कैन बी अलोंग ए, जो उसके ऊपर रखा हुआ है, अब देखो आपको पता है सारी चीजें क्या होगा। मैंने अगर इसके ऊपर वेज के ऊपर ये पत्थर रख दिया और रिलीज कर दिया तो सब कुछ फिसलने लगेगा एक दूसरे के ऊपर। तो आपको इमेजिन करके ये बताना है कि भाई एक किस डायरेक्शन में चल रहा हो सकता है, बताओ जरा। आपको नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है, किस तरफ नेट एक्सेलरेशन हो सकता है इसका, नेट एक्सेलरेशन किस तरफ हो सकता है। बेटा डायग्राम देखो ध्यान से जरा, ए दिख रहा है आपको? तो कोई बच्चा कह रहा है अलोंग द स्लोप ऑफ वेज, तो वो गलत है आंसर। देखो क्यों? अगर मैं ए की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ए पे एक तो नीचे लगेगा भाई mg, ए पे एक नीचे mg तो लगने ही वाला है, और क्या लगेगा? ए पे एक नॉर्मल लगेगा इस तरफ NAB। अब इस NAB के दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये बात तो फिक्स है। एक पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव एक्स में, और एक पॉजिटिव वाई में आएगा। समझ आ रही है बात? NAB परपेंडिकुलर कह देता हूं मैं इंक्लाइन के, NAB पैरेलल टू इंक्लाइन में कह देता हूं। ये मैंने कंपोनेंट्स लिख लिए, तो फोर्सेस या तो y के अलोंग है या पॉजिटिव x के अलोंग है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए हमारे, हट गए कि नहीं हट गए सीधे सीधे? अच्छा, क्या सिर्फ y में चल सकता है? क्या 3 ऑप्शन पॉसिबल है? 3 ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x में जो फोर्स है उसे कोई बैलेंस करने के लिए है नहीं। तो पत्थर को x में भी चलना होगा क्योंकि x में नेट फोर्स आ रहा है, पत्थर को y में भी चलना होगा क्योंकि वो नीचे स्लाइड करेगा। तो किस ऑप्शन के आने की पॉसिबिलिटी है अगर मैं ये बोलूं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 आने की पॉसिबिलिटी है। समझ आ रही है बात? अब ये एग्जैक्टली अलोंग द इंक्लाइन होगा या नहीं होगा, ये चीज हम अभी नहीं बता पाएंगे, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। तो आपको क्या बताना है कि भाई ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? 4। क्या इन दोनों चीजों में किसी को कोई डाउट है?
चलो, तो ये तो हो गई राम कथा। अब वेज कंस्ट्रेंट होता क्या है? वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो इसी क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब तक आप इसे स्मूथ सरफेस के ऊपर रिलीज करते हो तो बी हमें पता लग गया है कि नेगेटिव एक्स में ही चल सकता है, ए जो है कुछ टेढ़ा चल रहा है पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई के अलोंग, क्या इनके बीच में हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा? क्या इनके बीच में हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा? बिल्कुल। क्योंकि हमें इमेजिन करके देखो भाई, नॉर्मल सी सिचुएशन है, अगर आपके पास दो पत्थर हैं, आपने एक के ऊपर दूसरे को रख दिया और वो स्लिप हो रहे हैं, तो ऑल्दो ए मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में भी मूव कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स में ही मूव करते दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में कांटेक्ट तो मेंटेन रहने वाला है। तो वेज कंस्ट्रेंट यही बताता है, इफ टू, वेज कंस्ट्रेंट यही बताता है हमें कि इफ टू और मोर देन टू, if two or more than two objects are in contact with each other, their relative velocity, their relative velocity या acceleration perpendicular to their contact surface, perpendicular to their contact surface must be zero, must be zero। अरे भाई बड़ी ही साधारण सी बात है, अगर हमारे पास दो पत्थर हैं, ये ए और बी, अगर मैं बोलूं कि ये हमेशा साथ मूव करते हैं, तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप यही समझते हो कि इन्हें सेपरेट करने का एक ही तरीका है। कैसे? अगर ये दोनों राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये कब सेपरेट होंगे? दोनों अगर राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये तब सेपरेट होंगे अगर ए बी जो है वो ज्यादा तेज चलने लग जाए ए के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं? अगर दोनों सेम ही स्पीड से चल रहे हैं तो इनके बीच में तो हमेशा कांटेक्ट मेंटेन रहेगा ही रहेगा। तो वही चीज है बेसिकली कांटेक्ट। ये जो सरफेस है वेज का, ये नीचे वाला सरफेस, ए का जो ऊपर वाला सरफेस है, अगर वेज का नीचे वाला सरफेस इस तरह से मूव कर रहा है, ए का ऊपर वाला सरफेस भी इस तरह से मूव कर रहा है, अगर इन दोनों की स्पीड सेम रहेगी तो क्या इनका कांटेक्ट कभी छूट पाएगा? नहीं। कांटेक्ट तभी छूट सकता है जब बी की इधर वाली स्पीड या एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए ए की इस डायरेक्शन के स्पीड या एक्सेलरेशन से। तो आप हमेशा क्या करोगे? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों का नेट एक्सेलरेशन या नेट वेलोसिटी को इक्वल कर दोगे। समझ आ रही है बात? तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो ये आपका वेज बी है और उसके ऊपर रखा हुआ वेज ए है, तो आपको पता है कि बी इस तरफ मूव करेगा किसी एक्सेलरेशन ए बी से। अभी हम ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि सिर्फ एक्स में ही मूव कर सकता है ये, है कि नहीं? ग्राउंड के फ्रेम में मैं देखूंगा तो, और ए को अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में देखूंगा तो ए का कुछ एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में होगा और ए का कुछ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये भी हम देख चुके हैं, नेट कुछ ऐसे आया था 4 नंबर, आया कि नहीं? तो अब वेज कंस्ट्रेंट यही कहना चाहता है कि आपको इन एक्सेलरेशन के बीच की रिलेशन बतानी है। क्या रिलेशन होगी इनके एक्सेलरेशन के बीच की? तो मैं हमेशा क्या करूंगा? कॉन्टैक्ट सरफेस ड्रॉ कर लूंगा। ये इनकी कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब एक पॉइंट में ले लूंगा वेज वाला कॉन्टैक्ट सरफेस पे और एक पॉइंट में ले लूंगा ब्लॉक वाला कॉन्टैक्ट सरफेस पे। तो ग्राउंड से देखने पे ब्लॉक वाले पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा ए एक्स और एक होगा ए वाई, जबकि वेज वाले पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन में जो कि होगा ए बी। अब इनका कांटेक्ट छूट सकता है अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम स्पीड से ना चल रहे हो तो। अच्छा, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना?
ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा है, फिर ये एंगल आपका थीटा है, और इसी तरह से ये एंगल हमारा थीटा है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, मुझे दोनों की वेलोसिटी या स्पीड मुझे दोनों की वेलोसिटी या स्पीड परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस क्या कर देनी होगी, इक्वल कर देनी होगी। तो अगर मैं b का कंपोनेंट यानी वेज के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस लेता हूं, तो वो मुझे मिलता है ए बी साइन थीटा। मिलेगा कि नहीं? ये इक्वल हो जाना चाहिए नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। तो ऐसा सोच के देखो कि ब्लॉक के जो दो एक्सेलरेशन हैं उनका कंपोनेंट इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्या क्या आ सकता है। तो एक तो इस तरफ आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो आएगा ए वाई कॉस थीटा, और एक इस तरफ आएगा जो आएगा ए एक्स साइन थीटा। अरे दिख रहा है कि नहीं? तो नेट एक्सेलरेशन ए बी के कंपोनेंट के अलोंग, क्योंकि ए बी का कंपोनेंट इधर पहले ही आ चुका है, कितना, ए बी साइन थीटा, उसके अलोंग कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका ए वाई कॉस थीटा माइनस ए एक्स साइन थीटा। अरे भाई बात समझ आई क्या? ये रिलेशन होगी इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच की। बात समझ पा रहे हो? ये रिलेशन होगी इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच की। ये चीज कहलाती है क्या, आपका वेज कंस्ट्रेंट। क्या क्लियर हुआ आपको? बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या? आपको बस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम कर देना है, ठीक है ना? ये रट लो आप। माइनस क्यों किया बेटा, बड़ा ही कॉमन सेंस है, ऐसे डाउट्स मत पूछो। ये नीचे की तरफ है, ये उसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ेंगे थोड़ी, माइनस ही तो करेंगे। बेटा यश नहीं समझ आया तो प्रैक्टिस से आएगा बेटा, पूरी चीज तो वापस नहीं बोल पाऊंगा, मैं पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, अब आप बोल रहे हो कि समझ नहीं आया। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। मैंने पहले ही कहा था मुश्किल होता है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो कैसे समझ आ जाएगा। लास्ट पार्ट में कुछ नहीं, मैंने आपसे ये कहा है कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, दिख रहा है ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये एक वेज पे पॉइंट ले लिया, एक ब्लॉक पे पॉइंट ले लिया। वेज वाले ब्लॉक, इसका कंपोनेंट इधर आया था ए बी, इसके पास दो एक्सेलरेशन थे ए एक्स और ए वाई। अब बस मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट और इसका नेट कंपोनेंट इस तरफ यानी ए वाई साइन थीटा माइनस ए एक्स, जो भी कंपोनेंट आया उनको इक्वल कर देना था। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा तो शायद आपको समझ आ जाए, प्लीज थोड़े से सिंसियर रहो। हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो मान लो कि ये एक वेज है, थीटा एंगल पे है, और इस पे एक रॉड टिकाई गई है इस तरह से, रॉड समझते हैं सभी लोग, है ना? रॉड इस तरह से टिका दी गई है इसके ऊपर। अब रॉड के पास सपोर्ट है ताकि ये एक्स में मूव नहीं कर सकती, वॉल्स हैं दोनों तरफ जो इसे कंस्ट्रेंट कर देती है कि सिर्फ वाई में मूव कर सके, हमारी जो रॉड है सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है ना? वेज का एक्सीलरेशन आपको ए दिया गया है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ये क्या होगा? ट्राई करो भाई जरा। मास वगैरह की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ एक्सेलरेशन की रिलेशन बतानी है। हमें कैलकुलेट नहीं करना है कुछ, सिर्फ एक्सेलरेशन की रिलेशन बतानी है कि अगर इस वेज का एक्सेलरेशन ए है तो इस रॉड का एक्सेलरेशन ए के टर्म्स में क्या होगा।
देखो भाई, तो क्योंकि आपका सिर्फ रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो तो सिर्फ कहाँ हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसे मैं बोल देता हूँ ए वाई। सिंपली मैंने क्या बोल दिया, ए वाई बोल दिया। अब ये कॉन्टैक्ट सरफेस है कि नहीं, उसे मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट में लूंगा अपने वेज के ऊपर, एक पॉइंट में लूंगा अपनी रॉड के ऊपर। समझ आ रहा है? अच्छा, जो वेज के ऊपर है उसका एक्सेलरेशन तो यही होगा जो वेज का है, यानी कि ए एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इस तरह से कॉन्टैक्ट सरफेस हमारा, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली होगी। अच्छा, अब जो पॉइंट रॉड के ऊपर है उसका एक्सेलरेशन सिर्फ कहां हो सकता है भाई, तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो सकता है, ए वाई, ये हमें बता ही दिया गया है। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दोनों का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। यानी मैं सिंपली कह सकता हूं कि ए साइन थीटा, ये इसका कंपोनेंट, ये इक्वल हो जाना चाहिए ए वाई कॉस थीटा, और ए वाई मुझे सिंपली कितना मिल गया, ए टेन थीटा। ये आपका आंसर है। तो ये रॉड का एक्सेलरेशन होगा सिंपली कितना, ए टेन थीटा। क्लियर हुआ क्या? सिर्फ आपको क्या करना था, कंपोनेंट लेना था परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ आया? अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही ज्यादा लेंदी होते हैं। जैसे एक बड़ा ही फेमस जो इस पे क्वेश्चन है, जिसका काफी बेकार सा रिजल्ट आता है, ठीक है ना, वो कुछ ये है कि ये मान लो एंगल थीटा है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और इन्हें स्मूथ सरफेस पर रख के रिलीज कर दिया गया है। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है। मैं आपसे पूछ सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द वेज कितना होगा, ट्राई करो। आपको इस वेज का एक्सेलरेशन बताना है। एटलीस्ट इक्वेशंस बनाने का ट्राई करो, ठीक है ना, एफबीडी से इक्वेशंस बनाओ, एक्सेलरेशन अज्यूम करो, उनके बीच की रिलेशन लिखो।
तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मान लो वेज है, ये एंगल आपको थीटा दिया है, नीचे उस पर लग जाएगा कैपिटल mg, और ऊपर लग जाएगा नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, और एक यहाँ पे लग जाएगा आपका NAB। नाम दे देते हैं कुछ, इसे A बोल देता हूँ, इसे B बोल देता हूँ, NAB लग जाएगा। ये एंगल हमको पता है कितना होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा कितना, थीटा। तो इसका तो सिर्फ x में एक्सेलरेशन हो सकता है, और x के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो वो होगा NAB साइन थीटा। मान लेता हूँ इधर एक्सेलरेशन है इसका AA, तो इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी NAB साइन थीटा, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, है कि नहीं। सिर्फ हमने एफबीडी बनाया, x में नेट फोर्स लिखा, और बराबर क्या कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मुझे लेना पड़ेगा b के लिए, तो b का ही थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि b जो है दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा b का, एक तो आएगा x के अलोंग और एक आएगा उसका y के अलोंग। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे उस पर, पहले तो लग जाएगा स्मॉल mg, और एक कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पे लग जाएगा NAB, है कि नहीं। अच्छा, ये एंगल आएगा हमारे पास थीटा, तो बना लो एक अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा, और कुछ गलत हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये एंगल थीटा होगा, फिर ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा होगा। अब देखो मैं सिर्फ फोर्सेस के कंपोनेंट्स लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट तो x में जो आएगा वो तो इधर आ जाएगा कितना, NAB साइन थीटा, ठीक है ना, NAB साइन थीटा, और एक y में आ जाएगा ऊपर, जो आ जाएगा NAB कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन मान लेता हूँ y में है AY, और x में राइट की तरफ मान लेता हूँ कि है AX। तो x के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो x में तो एक ही फोर्स है NAB साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए स्मॉल m इंटू AX। कॉम्पोनेंट देखना एक बार सही लिया है क्या मैंने सबका, ध्यान से देख लो एक बार जरा। ठीक है ना, कंपोनेंट तो इसका सही आ रहा है, NAB साइन थीटा ही आएगा यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली y में इक्वेशन अगर लिखें, तो y में नीचे चलता हुआ माना है तो mg माइनस NAB cos थीटा, ये बराबर क्या हो जाना चाहिए, m इंटू AY। अरे बात समझ आई क्या। अब देखो अननोन कितने हैं, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, तीसरी इक्वेशन ये रही, AY एक अननोन है, AX एक अननोन है, AA एक अननोन है, और एक नॉर्मल भी अननोन है, यानी आपको चौथी रिलेशन भी चाहिए। चौथी रिलेशन किससे आएगी, चौथी रिलेशन आएगी वेज कंस्ट्रेंट से। ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपके वेज का एक्सेलरेशन AA, या आपके ब्लॉक के ऊपर जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन इधर AX और इधर AY। अब आपको कहाँ चाहिए, परपेंडिकुलर में, ये एंगल है थीटा, यानी कि AA साइन थीटा, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, तो यहां आ जाएगा AY cos थीटा माइनस AX साइन थीटा। ये है आपकी चौथी रिलेशन। तो अब चार इक्वेशन है, चार अननोन है, मैथ से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ आई क्या बात, इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। किसी को कोई डाउट, मैंने इक्वेशन कैसे बनाई है उसमें, कोई डाउट। डाउट है किसी को कोई, चलो तो आगे देख लेते हैं भाई। वेज कंस्ट्रेंट है, बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जितना यूज आता है उतना यूज वेज कंस्ट्रेंट का नहीं आता है। मोस्टली क्वेश्चन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर ही आएंगे। आप ये मान लो कंस्ट्रेंट पे अगर क्वेश्चन आने वाला है तो 80% स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर ही आता है। फोर्थ रिलेशन बेटा मैं दूसरी बार बताइए यार, जो सीखना है आप वही तो नहीं सीख पाए, फिर बचा क्या। ये तो रही फोर्थ रिलेशन, यहाँ तो लिखी है, आपको क्यों समझ नहीं आ पा रही है इतनी साधारण सी बात।
मैं फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। अरे भाई इसके दो एक्सेलरेशन है, क्या आप इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन नहीं बता सकते? इतनी बड़ी बात है क्या? इसका कंपोनेंट इस तरफ आ गया ए वाई कॉस थीटा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आ गया ए एक्स साइन थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है? दिस माइनस दिस। ये इक्वल होना चाहिए इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, ये एंगल है थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ए बी साइन थीटा। दोनों को इक्वेट ही तो करना है। अरे समझ आया क्या? चलो अब थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लो कि आपके पास एक लिफ्ट है जिसमें कि एक स्ट्रिंग से एक पत्थर लटका हुआ है जिसका मास है 5 kg, ठीक है ना। लिफ्ट का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है g/2। तो आपको बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, पर आप इसको बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो करना क्या होगा, आपको सिर्फ एफबीडी तो बनाना है। अच्छा 5 kg का पत्थर है भाई, नीचे लग गया mg50, ऊपर लग गया टेंशन टी। अच्छा पत्थर रेस्ट पे या मूव कर रहा है? पत्थर स्ट्रिंग के पत्थर लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट खुद ऊपर जा रही है g/2 से, तो ब्लॉक जो रस्सी से बंधा है वो भी ऊपर जा रहा है g/2 से। अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? t -50 ये होना चाहिए m इंटू g/2। टी आपके पास क्या आ गया? 75 न्यूटन आ गया। अरे भाई बात समझ आई क्या? तो जो कॉन्सेप्ट मुझे इंट्रोड्यूस करना है वो क्या है? इसमें तो कुछ खास था नहीं, ये तो हम जानते ही हैं। सीधी सीधी इक्वेशन ही तो लिखी थी, आपको ब्लॉक का एक्सीलरेशन दिया गया था, आपने इक्वेशन लिख दी, आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स, ठीक है ना। स्यूडो फोर्स का मीनिंग होता है बेसिकली फेक फोर्स, जो फोर्स है नहीं पर आप उसे यूज करते हो। तो उसे समझने के लिए आपको एक टर्म समझनी होगी जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोला जाता है? बेसिकली जहां खड़े होके आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसे आप बोलते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लो कि आप ग्राउंड पे खड़े होके किसी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लो कि आप लिफ्ट के अंदर बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो लिफ्ट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, पहले कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरे कहलाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यानी जहां खड़े होके मैं मोशन को देख रहा हूं वो सरफेस या वो फ्रेम का नेट एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे बोल दिया जाता है? ऐसा फ्रेम जहां खड़े होके मैं मोशन को देख रहा हूं पर वो कैसा है? एक्सेलरेटेड है। तो नॉन इनर्शियल का सीधा सा मीनिंग है कि फ्रेम कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर एक लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हो
और लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? बोलो जल्दी से, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, फटाफट बोलो। तो ये आपका इनर्शियल फ्रेम है। आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है। भाई मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अरे एक्सेलरेशन तो 0 ही है, कांस्टेंट स्पीड दे दी ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एक्सेलरेशन तो 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो फ्रेम कैसा हो गया आपका, इनर्शियल हो गया। इसी की जगह मैं बोलूं कि वो ऊपर मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि अब मैं जहां खड़ा हुआ हूं वो फ्रेम कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो क्योंकि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है इसलिए ये कहलाएगा क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? किसे हम इनर्शियल बोलते हैं, किसे हम नॉन इनर्शियल बोलते हैं? बेसिकली जहां खड़े होके भी आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल हो गया, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या रेस्ट पर है तो वो कैसा हो गया, इनर्शियल हो गया। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, इज अर्थ इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम? इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम? बताइए। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, धरती, जिसके ऊपर ये हम जीते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? यानी वो एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? बताइए। तो बात यह है, आप ऐसा जानते हो कि पृथ्वी जो है, ठीक है ना, पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली घूम रही है। तो अगर वो घूम रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या लगातार बदल रही है? आप देख सकते हो उसकी डायरेक्शन लगातार क्या हो रही होगी, बदल रही होगी। अगर डायरेक्शन लगातार बदल रही है इसका मतलब क्या है, अगर डायरेक्शन लगातार बदल रही है इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन तो बदल ही रही है ना, यानी कि अर्थ कैसे है, एक्सेलरेटेड है। तो अर्थ क्योंकि एक्सेलरेटेड है इसीलिए हम अर्थ को क्या कह देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ आ रही है बात? अर्थ को आप क्या कह दोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह दोगे। अब ऐसा नहीं सोचना है कि भाई हम तो अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में तो अर्थ रेस्ट पे है, तो हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ इनर्शियल हो गई, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर ऐसा था तो आप ये इमेजिन करो, आप तो लिफ्ट में बैठे हुए हो, तो लिफ्ट भी तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर ही है। आप किसी भी एक्सेलरेटेड चीज पे अगर बैठ जाओगे तो आपका और उस चीज का एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, तो आपके रिस्पेक्ट में वो चीज तो रेस्ट पर ही रहेगी। तो ऐसे तो हर फ्रेम फिर इनर्शियल फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया? अरे कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, अगर मैं उसी के ऊपर बैठ जाऊंगा तो मेरा भी एक्सेलरेशन तो वही हो जाएगा, तो मेरे रिलेटिव उसका एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो क्या मैं दुनिया के हर फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोल दूं क्योंकि मैं बैठ गया उसके ऊपर? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो फिर वो क्या है, नॉन इनर्शियल है। तो अर्थ भी कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बात समझ आई क्या? तो अब खास बात क्या है, तो सबसे जरूरी बात जिसके लिए पूरी रामायण चल रही है वो ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 8-9 क्लास से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ओनली, इन इनर्शियल फ्रेम ओनली। बात समझ आई? न्यूटन ने जो अपने लॉ दिए हैं, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो लॉ है, इनर्शिया का जो लॉ है, एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
यानी ऐसे फ्रेम्स जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हों। तो अब तुम कहोगे कि जो हम 8 लेक्चर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अर्थ पे खड़े होके, तो अर्थ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, तो फिर हमने वैलिड क्यों किया है? समझ आ रही है बात? किसका रीजन क्या है बेटा, क्यों वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में? इसका रीजन क्या है? क्या आपका डाउट ये है कि क्यों क्यों वैलिड? बेटा उन्होंने दिए ही इनर्शियल फ्रेम के लिए। अगर किसी आदमी ने इनर्शियल फ्रेम के लिए लॉ बनाए हैं तो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होंगे ना। न्यूटन ने जब लॉ बनाए तो उन्होंने उसे वैलिड ही किया इनर्शियल फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए उन्होंने लॉ अपने दिए ही नहीं। उन्होंने कंसिडर किया कि जहां से भी मैं मोशन देखूंगा, जहां से भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, वो सरफेस नॉन एक्सेलरेटेड होगी, इनर्शियल होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो फिर हम अर्थ के लिए क्यों अप्लाई कर देते हैं? तो अर्थ क्या है बेसिकली, अर्थ के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अर्थ को हम नॉन इनर्शियल तो मानते हैं, लेकिन अर्थ एक इकलौता एक्सेप्शन है न्यूटन के हिसाब से जहां पे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। क्योंकि जो इफेक्ट है अर्थ के एक्सेलरेशन का, जो इक्वेशन में चेंज आता है वो इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होता है, हद से ज्यादा स्मॉल होता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है, कोई आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि क्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अर्थ पे वैलिड हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ। फिर उसी में वो आपसे बोल दे कि रीजन है बिकॉज अर्थ इज एन असर्शन रीजन, आते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में असर्शन रीजन पूछा जाता है जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है, फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ पहला स्टेटमेंट दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये ऑप्शंस होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट वो ये दे देंगे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड ऑन अर्थ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एनएलएम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, सही बात है। एनएलएम अर्थ के ऊपर वैलिड है, ये भी सही बात है। रीजन में वो ये लिख देंगे बिकॉज अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम। तो क्या ये सही है? ये गलत है। अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, अर्थ क्या है आपका? नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अर्थ के ऊपर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब कैसे पता तुम्हें कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं होते? सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं मानोगे तुम। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि एक लिफ्ट है हमारे पास, ठीक है ना, और लिफ्ट में नीचे रखी हुई है वेइंग मशीन। लिफ्ट में नीचे रखी हुई है वेइंग मशीन। अच्छा, वेइंग मशीन क्या रीड करती है ये भी मैं यहाँ बता दूं। वेइंग मशीन रीड्स द नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस। देखो वो तो मशीन है, उसे ये थोड़ी पता है कि तुम्हारा वजन कितना है, उसे वो जी से मल्टीप्लाई करके आंसर दे दे। वो तो सिर्फ ये देखेगी कि जो उसका कांटेक्ट सरफेस है उस पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, उसके हिसाब से वो अपनी रीडिंग बता देती है। तो बात यह है कि इस वेइंग मशीन के ऊपर मान लो कि एक आदमी खड़ा हुआ है और ये आदमी 50 kg का है, ठीक है ना। लिफ्ट जो है ऊपर एक्सीलरेट हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमारे पास दो ऑब्जर्वर थे, एक आंख तो थी वो जमीन पे रखी हुई थी, इसे मैं I1 बोल देता हूं, और एक आंख जो थी वो लिफ्ट में लगी हुई थी, यानी कि वो लिफ्ट के साथ एक्सेलरेट हो रही थी, इसे मैं E2 बोल देता हूं। तो जब E1 इसका FBD बनाएगा, देखो दोनों ने LLM पढ़ा था अपने जीवन में, दोनों ने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं। तो E1 से बोला गया कि भाई तुम FBD बनाओ इस आदमी का। तो E1 ने FBD बनाना शुरू किया। उसने बोला नीचे लगेगा भाई mg 500, ऊपर लगेगा भाई नॉर्मल, ठीक है। फिर E1 से पूछा गया कि बताओ आदमी रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। तो E1 सीधे सीधे बोलेगा कि हाँ भाई आदमी मूव कर रहा है ऊपर लिफ्ट के साथ, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर E1 ने क्या किया? E1 ने न्यूटन लॉ के हिसाब से इक्वेशन लिखी। ऊपर की तरफ नेट फोर्स n - 500, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 50 इंटू 10। तो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग उनको जो मिली वो मिली 1000 न्यूटन, यानी I1 के हिसाब से नॉर्मल की जो रीडिंग होगी वो 1000 न्यूटन होगी।
अच्छा, सेम प्रक्रिया बोली गई कि E2 को करनी है। अब E2 ने FVD बनाना शुरू किया, तो E2 भी सबसे पहला फोर्स तो ऑब्वियसली क्या लगा देगा भाई, mg। तो 500 न्यूटन उसने नीचे लगा दिया। कांटेक्ट दिखा उसे, तो उसने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दिया। अब E2 से पूछा गया कि बताओ आदमी रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। तो अब ऐसा सोचो कि भाई आदमी लिफ्ट के अंदर है, आंख भी लिफ्ट के अंदर है, और दोनों ऊपर जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या आंख को पता लग रहा है आदमी चल रहा है? नहीं, आंख को तो आदमी रेस्ट पे दिख रहा होगा, क्योंकि हमारी आंख खुद ही लिफ्ट के अंदर है। क्या ये क्लियर है सभी को? तो E2 को आदमी दिखा रेस्ट के ऊपर। तो E2 के हिसाब से अगर आदमी रेस्ट के ऊपर है, यानी उसके ऊपर नेट फोर्स भाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वो नेट फोर्स को 0 करे तो वो कहेगा नॉर्मल बराबर है 500 न्यूटन। तो दो लोगों ने दो अलग आंसर दिए। अब मशीन को तो नहीं पता कि देख कौन रहा है, मशीन तो डिजिटल है हमारी, तो वो तो एक ही रीडिंग दिखा रही होगी। मान लो कि मशीन डिजिटल है आपकी और वो रीडिंग दिखाती है, ठीक है ना, और वो नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग ही दिखाती है। तो रीडिंग तो कोई एक ही आएगी, या तो 1000 दिखाई जा रही होगी या 500 दिखाई जा रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से देखोगे तो रीडिंग 1000 दिखेगी, लिफ्ट में बैठ के देखोगे तो रीडिंग 500 दिखेगी। भाई जो छप गया नंबर वो तो छप गया ना। तो इनमें से एक आदमी गलत था, और वो आदमी कौन था, E2। E2 गलत क्यों था? E2 गलत इसलिए था क्योंकि E2 ने ये नहीं पढ़ा कि भाई NLM पढ़ते तो हैं हम, लेकिन NLM एक्सिलरेटेड फ्रेम के अंदर वैलिड नहीं होते। यानी उन्होंने जो ये इक्वेशन लिख दी जिसके हिसाब से उनका ये आंसर आ गया, ये उनका आंसर गलत आया। जो सही इक्वेशन इसने ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर लगाई थी E1 ने, सिर्फ वही सही आंसर दे रही है। रीडिंग आपकी 1000 न्यूटन ही आएगी। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर हुई क्या? तो अब E2 के लिए न्यूटन को बुरा लगा कि भाई E2 ने इतनी मेहनत की, पढ़ा लिखा, लेकिन उसका आंसर गलत आया। तो फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्या, स्यूडो फोर्स। उन्होंने कह दिया कि चलो हम तुम्हें एक चीज बता जाएंगे, अगर तुम वो अप्लाई कर दो तो तुम NLM को एक्सिलरेटेड फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। भाई मन खुश हो गया। क्या? NLM कैन बी applied in non-inertial frames if pseudo force is used। तो अब ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई भाई, क्योंकि ये वो चीज है जो कि NLM को वैलिड करा देगी किसमें, एक्सिलरेटेड फ्रेम में भी। और ये फोर्स अगर FBD में E2 ने लगा दिया होता तो E2 का भी आंसर सही आ गया होता। तो स्यूडो फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया, कहा गया कि स्यूडो फोर्स ये इक्वल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका आप FBD बना रहे हो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट multiplied by acceleration of frame। अरे भाई बात समझ आ रही है क्या? स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका आप FBD बना रहे हो इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं कि स्यूडो फोर्स क्या होगा, तो स्यूडो फोर्स को डिफाइन किया गया -m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। माइनस साइन क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट। किसकी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट? फ्रेम की एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो अगर हम E2 का करेक्शन करवाएं FBD में, तो E2 को FBD बनाना चाहिए था नीचे 500, सही है, ऊपर नॉर्मल, सही है, इसे एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन कहां लगानी चाहिए, इसे फोर्स ऊपर लगाना होगा या नीचे लगाना होगा? तो याद रखना, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सिलरेटेड हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फ्रेम एक्सिलरेटेड है ऊपर की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट के FBD में स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स लगाया गया वो नीचे लगाया गया। और कितना? मास ऑफ ऑब्जेक्ट
इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अरे भाई बात समझ आई क्या? अब E2 को आदमी चलता हुआ दिख रहा है या रेस्ट पे दिख रहा है? ऑब्वियसली E2 को आदमी अभी भी रेस्ट पर ही दिख रहा है। तो अब वो नेट फोर्स को अगर जीरो करेगा तो नेट ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर होना चाहिए नेट नीचे लगने वाला फोर्स, और नीचे लगने वाला नेट फोर्स आप देखो तो फिर से कितना आ गया है, 1000 न्यूटन। तो अब E2 का आंसर भी कैसा आ गया, सही आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का FBD या फ्री बॉडी डायग्राम लिफ्ट के अंदर बैठ के बनाओगे तो आपको एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्या ये जरूरी है? क्या हमेशा हमारा लिफ्ट में बैठना जरूरी है? नहीं। अरे भाई आंसर तो जमीन पे खड़े खड़े आ ही जाएगा। बस ये होगा कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ तो। ये उसी तरह की बात है कि रिलेटिव मोशन के बिना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बस रिलेटिव मोशन से थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है ना? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे सिंपल ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं एकदम, ठीक है ना? मान लो कि ये हमारी ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक यहां रख देते हैं, एक ब्लॉक उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है? ऊपर एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिफ्ट का, यह है 2 kg का, यह है 3 kg का, इसका नाम A है, इसका नाम B है। आपको बताना है नॉर्मल बिटवीन A एंड B और नॉर्मल बिटवीन B एंड G। G मतलब ग्राउंड फ्लोर, जो लिफ्ट का फ्लोर है, ठीक है ना? लिफ्ट है हमारी जो एक्सेलरेट हो रही है ऊपर। तो आप कहीं भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। बस ये याद रखना कि अगर आप ग्राउंड से सॉल्व करोगे तो आपको ब्लॉक मूव होता हुआ दिख रहा है, तो आपको इक्वेशन लिखनी होगी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। पर अगर आप लिफ्ट में बैठ के सॉल्व करोगे तो आपको ब्लॉक्स रेस्ट पे दिखेंगे, तो आपको सिर्फ नेट फोर्स जीरो करना होगा। तो आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं अभी एडवाइस करूंगा कि आप लिफ्ट में बैठ के सॉल्व करो एक बार। बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा, स्यूडो फोर्स हम सभी ने एक्सपीरियंस भी किया है, पता है, अपनी लाइफ में। ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली एक्सपीरियंस तो हमने इनर्शिया किया होता है, लेकिन स्यूडो फोर्स की फील आपको ऐसे आ सकती है कि आप बस में बैठे हो और बस आगे की तरफ एक्सीलरेट होती है, तो आप पे फोर्स किधर लगता है? पीछे की तरफ। अचानक से कोई ब्रेक मारता है तो आप कहाँ जाते हो? आगे की तरफ। तो बेसिकली जहां एक्सीलरेशन होता है, जिसमें भी हम बैठे हुए हैं व्हीकल में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जाने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि वहां पे स्यूडो फोर्स लग रहा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना? तो बड़ा ही सिंपल था। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ गया हूं तो दोनों मुझे रुके हुए दिख रहे हैं, तो दोनों पे मुझे नेट फोर्स जीरो करना है सिर्फ। पहले mg लगा दिया मैंने, एक नॉर्मल लगा दिया NAB। FBD तो यही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं तो मुझे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्यूडो फोर्स नीचे है। कितना होगा? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। 3 kg पे 30 नीचे लगा दिया, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड लगा दिया, एक NAB भी लगेगा नीचे। ये FBD यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं तो स्यूडो फोर्स एक नीचे लगेगा। मास ऑफ ब्लॉक इस बार 3 kg है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 2। अब दोनों पे नेट फोर्स जीरो कर दो, क्योंकि अब तो NLM वैलिड। तो NAB तो आपको सीधा मिल गया, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी कि 24 न्यूटन।
और सिंपली नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड भी आपको सिंपली मिल गया 30 प्लस 6 प्लस NAB यानी कि 24, ठीक है ना, कितना मिल गया आपको 60 न्यूटन। अरे क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल आप ए और बी को दोनों को सिस्टम ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ बेटा, स्यूडो फोर्स और इनर्शिया को आप एक ही तरह से समझ सकते हो, दोनों अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एक ही बात को, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से करना थोड़ा। तो एक लिफ्ट में एक 5 kg का पत्थर लटक रहा है और क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन बेयर, यानी कि मैक्सिमम जितना वो सह सकती है जो हमारी स्ट्रिंग है, इज 30 न्यूटन। तो आपको बताना है द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिफ्ट क्या होना चाहिए। मैक्सिमम टेंशन आपकी रस्सी 30 न्यूटन का सह सकती है, तो बताओ लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत बढ़िया श्रेष्ठ आशुतोष, बहुत बढ़िया। रोहित ने भी एकदम सही, बढ़िया। काफी लोगों ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो लिफ्ट में ही बैठ के आपने FBD बनाया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो लिफ्ट में बैठते ही जैसे ही FBD बनाया, नीचे लगा mg50, ऊपर लगा टेंशन T। अरे ये तो समस्या हो गई, लिफ्ट में बैठने पे हमें रेस्ट पे दिख रहा है, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए तो टेंशन तो 50 हो गया, तो गड़बड़ है। टेंशन आपको 30 चाहिए, तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऐसा सोचो। टेंशन आपको 30 करना है, तो आपको स्यूडो फोर्स कहां चाहिए, आपको स्यूडो फोर्स कहां चाहिए, आपको स्यूडो फोर्स चाहिए ऊपर। अरे तभी तो बैलेंस हो पाएगा। टी तो हमारा फिक्स है ना 30 न्यूटन, टी तो इससे ज्यादा हमें लेना ही नहीं है। तो अब इसे अगर रेस्ट पे रहना है, क्योंकि मैं लिफ्ट में बैठूंगा तो पत्थर तो लटका हुआ दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। टी 30 हो गया ऊपर, नीचे 50 लग रहा है, तो स्यूडो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। अच्छा, स्यूडो फोर्स प्लस 30 ये ऊपर है, ये नीचे का 50 के इक्वल हो जाना चाहिए, तो स्यूडो फोर्स हो जाना चाहिए 20 न्यूटन, जो होता है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट तो आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात आती है किस डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सीलरेशन, किस डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सीलरेशन। तो भाई स्यूडो फोर्स ऊपर है, और स्यूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगा है, यानी कि एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। अरे क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई समस्या, बोलो भाई। कंस्ट्रेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है स्यूडो फोर्स, काफी ज्यादा यूज आता है, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद। बाय।